एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे भी और इंग्लिश की भी एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी है। वैसे तो आप से बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है। अब स्कैम क्या होता है कि ये जानना है ना कि मेरी कंसल्टेंसी कितनी सही है और कितनी सही नहीं है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंगूस स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और अगर आपको यूनिवर्सिटी का ब्लॉग चाहिए तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरे कैंपस का ब्लॉग बना रखा है, अगर आपको ब्लॉग देखना है तो जाके देख सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन बहुत से बच्चों को कंसल्टेंसी ने कंफ्यूज करके रखा है कि वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, और पता नहीं, बहुत सारा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। बाकी कंसल्टेंसी का काम ही होता है कंफ्यूज करना। उनके हिसाब से वही यूनिवर्सिटी बढ़िया है जिसमें वो एडमिशन करा सकते हैं, और जिसमें वो एडमिशन नहीं करा सकते हैं वो यूनिवर्सिटी ख़राब है। ये वही वाली बात होती है कि अंगूर खाने को ना मिले तो वो खट्टे बता देते हैं। तो आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर यूनिवर्सिटी के कोई माइनस पॉइंट होंगे मैं वो भी बताऊंगा, और प्लस पॉइंट होंगे वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप आसपास का व्यू देख लो और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंगूस को जो सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है इंगूस का फीस स्ट्रक्चर। इंगूस इतना ज़्यादा बजट फ्रेंडली है कि रसिया की बात छोड़ो, पूरे अब्रॉड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है ना, सब में सबसे ज़्यादा जो बजट फ्रेंडली है ना वो इंगूस है, ठीक है। और इंगूस को मैंने यही देख के चूज़ किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे नहीं आया था तब मुझे ऐसा लगता था कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थोड़ी ख़राब होगी कंपेयर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब गवर्नमेंट हैं और सब में पढ़ाई सेम होती है। बाकी कंसल्टेंसी कंफ्यूज करती हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, सब कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। बाकी और ऐसा भी नहीं है, अभी इंग्लिश में फीस शायद 2 लाख रुपए है, ठीक है। रुपए नहीं, रूबल, 2 लाख रूबल है, ध्यान से सुनना, रूबल, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि 2 लाख रूबल में ही आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस, मेस, कंसल्टेंसी फीस। और मेस से याद आया है कि मेस के नाम पे बहुत से बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है। अब स्कैम क्या होता है कि इंग्लिश में ना मेस लेना कंपलसरी है, और बहुत से बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं वहाँ पे जाके खुद खाना बनाऊँगा, और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो कंसल्टेंसी उन बच्चों को फंसाने के लिए एक गेम खेलती है। कंसल्टेंसी बोलती है, अच्छा अगर आपको मैस नहीं लेनी है ना तो आप 3 महीने की मैस ले लो और 3 महीने के बाद आप खाना बनाना। और यहाँ पे कंसल्टेंसी एक गेम खेलती है, क्या करती है कि 6 महीने की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर देती है, और 6 महीने की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस बची होती है उससे मैस की फ़ीस भर देती है, क्योंकि मैस लेना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। और फिर जब बच्चे यहाँ पे आते हैं और फिर बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पे क्या खेला हुआ है उनके साथ, और फिर उनको फिर उनको यूनिवर्सिटी की फीस भरनी पड़ती है। तो आप ऐसा बच के रहना, और इससे बचने के लिए ना आप मेक श्योर कर लेना कि आप जिस कंसल्टेंसी से एडमिशन ले रहे हो ना वो ऑफिशियल कंसल्टेंसी है या नहीं। अभी मैं इंगूस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और इंगूस की भी एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी है। वैसे तो आप हर कंसल्टेंसी से एडमिशन करा सकते हो, लेकिन अगर ऑफिशियल कंसल्टेंसी से एडमिशन कराओगे तो कम खर्चा आएगा। बाकी सारी कंसल्टेंसी एडमिशन करा सकती हैं, लेकिन वही बात है, आपसे 1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा लग जाएगा। तो आप ध्यान रखना। और अगर आपको यहाँ की ऑफिशियल कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए तो करना मैं दे दूँगा। और अब बात कर लेते हैं स्टडी पैटर्न के बारे में। यहाँ पे जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो 25-25 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, और जितने भी बच्चे होंगे आपके उतने ग्रुप बन जाएंगे। जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे ईयर में 7 ग्रुप हैं जिनकी अलग अलग पढ़ाई होती है, सबको अलग अलग टीचर पढ़ाता है, ठीक है। और सारे बच्चों के 2 तरह के लेक्चर लगते हैं, एक कॉमन लेक्चर और एक प्रैक्टिकल लेक्चर। कॉमन लेक्चर में क्या होता है, आपको 2 ग्रुप्स का लेक्चर लगता है साथ में, जिसमें टीचर आके पढ़ाता है और नोट्स बनवाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल लेक्चर का क्या होता है कि प्रैक्टिकल लेक्चर में टीचर आपसे उसी नोट्स के वाइवा लेती है और प्रैक्टिकल चीज़ें करवाती है, सारी चीज़ें दिखाती है, और आपका वाइवा लिया जाता है। वो सब प्रैक्टिकल लेक्चर में होता है। और यहाँ पे एग्ज़ाम में पास होना जितनी बड़ी बात नहीं होती है, उतनी बड़ी बात होती है यहाँ पे एलिजिबल होना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे 100% अटेंडेंस चाहिए होती है, और जितने भी वाइवा होते हैं ना, सारे वाइवा क्लियर करने पड़ते हैं। जितने भी उस सेमेस्टर में वाइवा रहेंगे सब क्लियर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है।
और अगर आपको एक भी वाइवा छोड़ देते हो तो उस वाइवा का अतरावोत का लग जाता है, और जिस दिन आप अपसेंट हो जाते हो उस दिन का भी आपका अतरावोत का लग जाता है। और जो अतरावोत का होता है ना, वो एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है कंप्लीशन योर वर्क। ठीक है, आपको अतरावोत का क्लियर करने के लिए जो भी टीचर उस दिन क्लास में पढ़ाई होगी या जिस भी चीज़ का वाइवा ली होगी वो आपको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। और या फिर टीचर कोई और भी काम दे सकती है आपको, जो भी टीचर का मन करेगा वो आपको दे देगी, और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अतरावोत का क्लियर करने के लिए। तो ये तीसरी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अभी वीडियो बनाने आया हूँ। अब जहाँ पे भी जाता हूँ कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देता है, और मैं सबके सामने बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा पता नहीं हेसिटेट होता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, अतरावोत का। ठीक है, तो अतरावोत का अगर आप क्लियर कर दोगे फिर एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाओगे, और फिर आप इजीली पास कर जाओगे और नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे। लेकिन अगर आप फिर भी आपकी बैक लग जाती है तो आप बैक का पेपर दोबारा दे के फिर आप पास हो जाओगे, और उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं भरना पड़ेगा, इजीली से पास हो जाओगे। अगर तो जब मैंने इंग्लिश में एडमिशन लिया था तब मेरी कंसल्टेंसी ने जो डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे थे वो था आधार कार्ड और 10th-12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हों। और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 160 प्लस होने चाहिए और ओबीसी के लिए 150 प्लस होने चाहिए। ये कट ऑफ है नीट क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे और अगर उससे भी ज़्यादा आ जाएंगे पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो भी आप अभी एडमिशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं रशिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जो आपको अच्छी लगे, आप रिसर्च किए हों, आप जो चूज़ किए हो उसी में एडमिशन लेना। बाकी कंसल्टेंसी आपको कंफ्यूज करेंगी, दबा के कंफ्यूज करेंगी कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं है। आपको जो अच्छी लगे उसमें एडमिशन लेना, ठीक है। और अगर आपको ये जानना है ना कि मेरी कंसल्टेंसी कितनी सही है और कितनी सही नहीं है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के सीनियर से बात करो, और उस सीनियर से बिल्कुल बात मत करना जो कंसल्टेंसी बात कराए जिस सीनियर से, वो एकदम से बिके हुए सीनियर होते हैं, उनसे बात मत करना। आप खुद कहीं से भी सर्च करना, कहीं इंस्टाग्राम पेज पे देखना या फिर कहीं से भी देखना। पर और अब मैं आपको यूनिवर्सिटी के 2 निगेटिव पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि कोई और नहीं बताता है, और ये निगेटिव पॉइंट है। पहला, यूनिवर्सिटी की जो मेस है ना उसमें आपको सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलेगा, दोपहर में 12 बजे और शाम को 8 बजे। सुबह का खाना यहाँ पे नहीं मिलता है, तो उसका आप इंतजाम करके आना। अगर आप जो भी मतलब थोड़े बहुत बर्तन लेके आना, पैन, दूध उबालने के लिए। बाकी आपको यहाँ पे सुबह का नाश्ता खुद बनाना पड़ेगा, मेस में सुबह खाना कुछ भी नहीं मिलता है। और ये पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब छुट्टियाँ होती है ना तो आप हॉस्टल में नहीं रुक सकते हो, आपको इंडिया जाना ही पड़ेगा। ये आप पे रूल है, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। और ऐसा होता है ना कि हॉस्टल में काम चलता रहता है, जैसे बच्चे बहुत सा सामान तोड़ देते हैं, वो सबकी मरम्मत होती है, तो इसलिए बच्चों को हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ता है इंडिया, ये कंपलसरी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जब आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आओगे तब यहाँ पे आपको